हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग आज अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि आपके आरबीआई और ईपीएफओ में भी काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेबर लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो एक बेस बन जाता है फॉर ऑल लॉज इन अवर कंट्री। अब जो लेबर लॉज है वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है, और अगर कोई भी वायलेशन होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का, तो यहाँ पर अबॉलिशन अगर ठीक है उस पर्टिकुलर लॉ का हम कर देंगे। बेसिकली क्या हुआ, अगर हमें लगता है कि एक ऐसी लॉ बनकर आई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो लॉ वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, उसे अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन मेकिंग ऑफ न्यू लेबर लॉज इन इंडिया। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये यहाँ पर एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रहे हैं। लेबर कहाँ पर आता है, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, एक होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, और एक आपकी रहती है यहाँ पर जो कि कंकरेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स काम करते हैं, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट्स काम करती हैं। कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती है और दोनों ही लॉस बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो आप अगर ऐसा बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन है सर्टेन मैटर्स में, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ है उसे हम एप्लीकेबल करेंगे। अब सबसे पहले लेबर लॉ की बात करें तो लेबर लॉ एक बॉडी हो गई लॉज की, रेगुलेशंस की, जो कि लीगल राइट्स क्या होनी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, जो कि वर्किंग पीपल हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ पर एक मीडिएट करने का काम कर रहा है ये मल्टी फेसिटेड एस्पेक्ट्स पर, जो रिलेशनशिप हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गई, एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इनके बीच में है। तो लेबर लॉ यहाँ पर डिफाइन करता है राइट्स, ऑब्लिगेशन हमारे वर्कर्स की, यूनियन मेंबर्स की, एम्प्लॉयर्स की वर्क प्लेस में। लेबर लॉ में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियंस, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब लेबर लॉस की जरूरत क्या है, तो एम्प्लॉइज की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। देखो अब यहाँ पर जो लोग काम दे रहे हैं वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली तो हमसे बेटर है, एंड समवेयर सोशली भी इनकी सिचुएशन ज्यादा अच्छी होती है, इवन इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज वेरी इजी फॉर देम टू एक्सप्लॉइट द लेबर, एक्सप्लॉइट द पीपल दे आर वर्किंग विद और दे आर गेटिंग द वर्क डन थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट की बात की जाती है कि जो लेबर लॉज हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज को हम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट से उन्हें बचा रहे हैं। दूसरा, सेफ वर्किंग कंडीशंस लाने की बात की जाती है। तो यहाँ पर मैंडेट किया गया है रेगुलेशंस लेकर आने के लिए, जहां वर्क प्लेस हजार्ड्स जो हैं उन्हें मिनिमाइज किया जाए। अब जैसे यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिस्क रहता है ऑन द हेल्थ और यहाँ पर लाइफ ऑफ द वर्कर्स, तो हमें उन्हें भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मिनिमाइज किया गया है वर्क प्लेस हजार्ड्स को और इंश्योर किया गया है एम्प्लॉय की सेफ्टी और उनकी हेल्थ के लिए। देन बात होती है फेयर कॉम्पनसेशन की। तो फेयर कॉम्पनसेशन में हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट था पहले, अब इसको हमने सब्स्यूम कर लिया है अपने कोड्स में। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि मिनिमम इतना वेज तो हमारी लेबर को देना ही है, तो ये गारंटी किया जाता है कि वर्कर्स बेसिक पे अपनी लेबर के लिए रिसीव करें, जबकि जो बाकी यहाँ पर रेगुलेशंस हैं वो कोशिश करते हैं कि फेयर ओवर टाइम पे एंड बेनिफिट्स मिले। फिर यहाँ पर रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए। तो लेबर लॉज यहाँ पर लिमिटेशंस लगा रही है कि किस तरीके से वर्किंग आवर्स पर हमारे होनी चाहिए ताकि हम एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करें। इसके बाद में बात आती है एक स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट की। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जरूरत है। अब हम देखते हैं जब यहाँ पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में अलग अलग डिस्प्यूट्स आते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस यहाँ पर कई बार एड्रेस करती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, तो ऐसी जो डिस्प्यूट्स हैं इनको हम फेयर और एफिशिएंट मैनर में रिजॉल्व कर पाए, जितने भी डिसरप्शंस हैं उन्हें मिनिमाइज करें और एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट फोस्टर करें। फिर आती है बात प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की। तो लेबर लॉज यहाँ पर आपके लिए प्रेडिक्टेबल वर्किंग कंडीशंस को स्टैब्लिश करती हैं हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए, ताकि स्टेबिलिटी को फोस्टर किया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी जा सके। फिर आती है बात प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज जो हैं वो एक ज्यादा प्रोडक्टिव और स्किल्ड वर्कफोर्स लेकर आती हैं,
अल्टीमेटली यहाँ पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। इंश्योर करना है हमें एम्प्लॉयर कंप्लाइंस, तो हमें क्या कोशिश चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन लेबर लॉस को, इन कोड्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो हमें एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करना होता है, तो लेबर लॉस जो है वो एक सेफ गार्ड की तरह काम कर रही है, जो कि यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज को, ठीक है, एम्प्लॉयर्स के थ्रू हो रही अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाएं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आए जहां एथिकल बिजनेस कंडक्ट हो, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड की जा सके। तो अडियरेंस और लेबर लॉस के लिए, ताकि ट्रस्ट और लॉयल्टी हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में हम बना पाए एक ज्यादा इंगेज्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो। अवॉइड करें लीगल और फाइनेंशियल रेपरकशंस। तो यहाँ पर जो नॉन कंप्लायंस हो रही है लेबर लॉस की, इसकी वजह से हम देखते हैं कि लीगल एक्शंस, फाइन्स या रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है एम्प्लॉयर्स का, तो उससे भी हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है लेबर लेजिस्लेशन। तो जितनी भी लॉज है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वर्कर्स को। अब यहाँ पर ये एक्ट्स क्या एम करते हैं, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लॉसेस। यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन लॉसेस ही हो जाए, तो उनको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से, और टाइमली पेमेंट वेजेस की जाए। यहाँ पर जो हमारी वेजेस हैं उन्हें टाइमली पे किया जाए। मिनिमम एम्यूनिटीज तो हम कम से कम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करें ही करें। तो लेजिस्लेशन को हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर लेबर लॉज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट कर रही है और इनकी ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की। सिनेक्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। लेबर रेगुलेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेंगी, इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। लेबर लॉज जो कि पास और इम्प्लीमेंट दोनों ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लेबर लॉज होती हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स की राइट्स के ऊपर, और यहाँ पर किस तरीके का इनका जो डीपीएसपी है वो इनको गाइड कर रहा है टवर्ड्स द स्टेट्स एक्टिविटीज। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डीपीएसपीज हैं वो क्या बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी हेल्थ और जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करनी है। बच्चों की जो टेंडर एज है इसको हमें कोशिश करना है कि ये अब्यूज नहीं की जाए। कोशिश कैसे हमें फॉलो करना है, सिटीजन्स को फोर्स नहीं करना है कि वो यहाँ पर एवोकेशन अनफिट बेसिकली अब क्या करें यहाँ पर फॉर देयर एज या फिर स्ट्रेंथ बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। बेसिकली क्या करें, वो ऐसी जगहों पर नहीं जाए, ऐसे काम ना करे जो कि या तो उनकी स्ट्रेंथ अलाउ नहीं कर रही है या फिर वो उस चीज के लिए उनकी एज नहीं है। फेयर ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ कंडीशंस यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी ताकि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशंस या फिर बाय अदर मींस यहाँ पर सिक्योर करें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में अंडरटेकिंग्स के और स्टैब्लिशमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो आपके एम्प्लॉयर्स है मेजर डिसीजन तो वही ले रहे हैं, बट बिकॉज एम्प्लॉयज ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के पास में एटलीस्ट इतनी राइट हो कि जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो अपनी बात रख सके, दे कैन वॉइस देयर ओपिनियंस। अच्छा, ओवरव्यू कर लेते हैं अब हम लेबर लॉस का। तो यहाँ पर 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस थी जिनको हमने 4 कोड्स में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करेंगे लेबर रेगुलेशंस को। तो मेजर चैलेंज यहाँ पर लेबर लॉज रिफॉर्म्स में क्या था कि फैसिलिटेट करना था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, और यहाँ पर हमें जो वर्कर्स की राइट्स है इन्हें भी प्रोटेक्ट करना था। मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज को ही हम एक्सप्लॉइट करने लगे। तो कुछ की डिबेट्स रही हैं कि कैसे यहाँ पर स्मॉल फर्म्स को कवर किया जाए, थ्रेशोल्ड्स यहाँ पर हमारे प्रायर परमिशन के लिए क्या होने चाहिए, अगर रिट्रेंचमेंट हो रहा है, रिट्रेंचमेंट अगर किसी को काम से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं काम से, क्योंकि हमारे पास में मशीन्स चेंज हो गए हैं, स्किल्स अलग चाहिए। स्ट्रेंथन करना है लेबर एनफोर्समेंट को, अलाउ करना है फ्लेक्सिबल फॉर्म्स ऑफ लेबर, और प्रमोट करनी है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे अलग अलग लोग मिलकर जैसे ट्रेड यूनियंस बना लेंगे, एम्प्लॉयर्स के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, एंड देन दे कैन वॉइस आउट देयर ओपिनियंस, दे कैन टेल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और यहाँ पर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने एक अलग से ईपीएफओ के लिए लेक्चर बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। अब पैसेज ऑफ टाइम के साथ में लेबर लॉज जो हैं इनमें भी एक ओवरहॉल की जरूरत थी ताकि इन्हें सिंप्लीफाई किया जाए, अपडेट किया जाए। अब समय बदल गया है, लेबर लॉज से पहले जो हमारे कोड्स थे वो लॉज थे ना,
कोड से पहले वो आए हुए थे हमारे 1935, 1936, राइट, इंडिपेंडेंस से भी पहले के थे, तो उन्हें हमें थोड़ा चेंज करना था। और जो एमर्जिंग नीड्स है हमारे लेबर की और एमर्जिंग फॉर्म्स हैं, जैसे गिग वर्कर्स अब आ गए हैं, पहले नहीं होते थे, तो हमें यहाँ पर इनको भी कवर करना था। तो अब यहाँ पर ज्यादातर जो लेबर लॉज हैं वो उन्हीं स्टैब्लिशमेंट्स में लगती हैं जहां पर टिपिकल साइज इनका 10 या अबव लोगों का होता है। साइज बेस्ड थ्रेशोल्ड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं कि जो हमारी कंप्लायंस बर्डन है एम्प्लॉयर्स के ऊपर उसे हम रिड्यूस करें। लेकिन जो बेसिक प्रोटेक्शन है आपका वेजेस से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, ये हमारी सभी स्टैब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल है। और कुछ कोड्स जो हैं वो ऐसे साइज बेस्ड थ्रेशोल्ड्स को रिटेन कर रखते हैं। अब आती है बात रिट्रेंचमेंट की। तो स्टैब्लिशमेंट्स जो हायर करेंगे 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स को, उन्हें जरूरत है कि वो गवर्नमेंट परमिशन ले क्लोजर, ले ऑफ्स या रिट्रेंचमेंट की। तो ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि भाई यहाँ पर हमें एक जो बैरियर है, ठीक है, एक एग्जिट बैरियर यहाँ पर फर्म्स के लिए क्रिएट करना है, ताकि यहाँ पर और थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर हमें चीजों को बेसिकली क्या करना है। देखो रिट्रेंचमेंट का प्रॉब्लम क्या है, अब आपके पास 50 लोग थे, है ना, 50 लोग को आपने काम से निकाल दिया, अब इन लोगों को यहाँ पर दिक्कत आएगी दूसरी जॉब ढूंढने में, दूसरी स्किल्स एक्वायर करने में। तो इसीलिए यहाँ पर एक एग्जिट बैरियर क्रिएट किया गया कि आप इजीली लोगों को नहीं निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर जो हमारे पास में एबिलिटी है कि आप अपनी वर्कफोर्स को एडजस्ट करना चाह रहे हो प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग, उसमें भी हमने उनकी एबिलिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट करा है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उन्होंने पहले ये हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट थी 100 या अबव के लिए था, अब ये 300 कर दिया है। तो गवर्नमेंट जो है वो अभी इस लिमिट को फर्दर इंक्रीज कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। तो जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में 300 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन पर हमारा ये एस्टैब्लिशमेंट्स का जो रिट्रेंचमेंट वाला रूल है वो लगेगा। अभी ये सब हम आईआर कोड पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। लेबर इन्फोर्समेंट की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी जो है लेबर लॉस की, इससे यहाँ पर डिस्टिंक्ट कंप्लायंसेस में रिजल्ट किया है। तो कंप्लायंस बर्डन जो है फर्म्स के ऊपर वो बढ़ गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी लेबर एनफोर्समेंट मशीनरी, तो ये इनइफेक्टिव रही है, इसका पुअर इन्फोर्समेंट रहा है, लोग ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहे चीजों को। यहाँ पर हमारे पास में ऐसी मशीनरीज ही नहीं है जो कि लेबर लॉस को ठीक से फॉलो करा पाए, या फिर पेनल्टीज ऐसी इनएडिक्वेट थी, रेंट सीकिंग बिहेवियर था इंस्पेक्टर्स का। तो कोड जो है वो यहाँ पर इन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लेबर कंप्लायंसेस और इकोनॉमिक डिसकंसिडरेशंस जो है, इसकी वजह से इंक्रीज यूज हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपको कम राइट्स देनी है लेबर को। यहाँ पर यूजुअली अगर आप हायर करोगे परमानेंट, अगर ये लोग बन जाते हैं आपके यहाँ पर, तो इश्यूज आएंगे। हाउएवर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है यहाँ पर इनको बेसिक प्रोटेक्शन का डिनाई हो चुका है, इनको वो प्रोटेक्शंस नहीं दिए जाते। मतलब आप अगर 10 दिन के लिए रखा गया, 1 साल के लिए आपको रखा गया है, 3 साल के लिए रखा गया, काम करो जाओ, यहाँ पर आप इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगोगे, ना ग्रेचुटी, ना पेंशन एक्सेट्रा नहीं मांगोगे। तो ये जो कोड्स हैं वो इन कंसर्न्स को अभी भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आईआर कोड ने एक नया फॉर्म निकाला है शॉर्ट टर्म लेबर का, जो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। फिर हमारे पास ट्रेड यूनियंस होते हैं, है ना, तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड एक्ट्स वगैरह भी थे, लेकिन अब आईआर कोड में इसको थोड़ा और डिटेल में बात की गई है। तो यहाँ पर सेवरल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करें, या ताकि ये फॉर्मली नेगोशिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में। अब आईआर कोड यहाँ पर अलग से यहाँ हमें ट्रेड यूनियंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी लेकर आए हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अपडेशन, तो कोर्स जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेबर लॉस को एक लार्ज एक्सटेंट तक, लेकिन यहाँ पर फॉल शॉर्ट कर जाते हैं कुछ हमारी रिस्पेक्ट्स में। बेसिकली कुछ चीजों में ये अच्छे हैं, लेकिन कुछ इनके क्रिटिसिजम्स भी हैं। जैसे फर्दर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है, ये ऐसे प्रोविजंस लाता है जहां पर स्कीम्स हमारे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है, लेकिन क्लैरिटी यहाँ पर गिग वर्कर्स क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, इनकी डेफिनेशन पर नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस हैं। कोड ने क्या करा है, कुछ जो की एस्पेक्ट्स है जैसे कि एप्लीकेबिलिटी हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये हमारे रूल मेकिंग बॉडीज के ऊपर छोड़ दिए हैं। अब क्वेश्चन है कि भाई क्या यहाँ पर ये जो हमारे पास में लेजिस्लेचर्स हैं, इनको कौन डिटरमिन करेगा कि ये किस तरह से डेलीगेट की जाएंगी गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, क्या होगा इनका। तो अलग अलग लेबर लेजिस्लेशंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनेक्ट करनी है, और इनको हमने अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में डाला है।
जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके अलावा लॉज रिलेटिंग टू वेजेस में आपका मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस। लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी में आपका ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, लेबर वेलफेयर, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयज कंपनसेशन। लॉज आपकी वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट। आपके इक्वालिटी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड इक्वल रेन्यूमरेशन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। प्रोहिबिशन लेबर लॉस के रिलेटेड बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, बीडीएन, सिगार वर्कर्स, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, दैट इज पॉश। ओके, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड एम्प्रेटाइज एक्ट एंड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। तो ये सभी हमारे 44 लेबर लॉज थे जिनको हमने 4 ब्रॉड कोड्स में डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर अब ये हमारे हैं कोड्स ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो सबसे पहले आता है कोड्स ऑन वेजेस 2019। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं ये। तो ये ना रेगुलेट करेंगे हमारे वेजेस और बोनस पेमेंट सभी एम्प्लॉयमेंट्स में जहां इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर हमारी हो रही है। तो यहाँ पर 4 हमारी लॉज थी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। तो हम इन सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की। तो यहाँ पर हमें इंश्योर किया जाता था कि जो पेमेंट है हमारे वेजेस की एम्प्लॉयज को वो टाइम पर दी जा रही है और कोई भी अनड्यू डिडक्शंस हम नहीं कर रहे। फिर मिनिमम वेजेस यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कितना मिनिमम वेजेस है, रेट्स हैं जो कि हमें सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स में पे करना होगा। बोनस एक्ट में यहाँ पर बोलते हैं कि हमें बोनस पे करना है जो लोग सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं उनके प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। इक्वल रेन्यूमरेशन में हमें ये कोशिश करनी थी कि इक्वल रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करें और प्रिवेंट करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में। तो सबसे पहले बात की जाती है कवरेज की। तो कोड जो है वो अप्लाई होता है आपके सभी एम्प्लॉइज पर। वेजेस में आपके पास सैलरी, अलाउंसेस और बाकी अदर कंपोनेंट्स जो कि हमारे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए गए हैं वो सब कवर होते हैं। इसमें आपका बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज या फिर अदर ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो हैं उन्हें हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या क्या आ रहा है, सैलरी, अलाउंसेस, जैसे डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, तो ये सब हम कवर कर रहे हैं, चारे वगैरह, और बाकी जो कंपोनेंट्स हमारे मॉनेटरी टर्म्स में दिखाए गए हैं। लेकिन अगर बोनस पे करना है तो वो हमने यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज को या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है उन्हें कवर नहीं किया। सबसे पहले बात आती है फ्लोर वेज की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर एक फ्लोर वेज फिक्स कर रही है जिसमें कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड जो है वर्कर्स के उनको अकाउंट में लेकर चलेंगे। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे जो वर्कर हैं उनका एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और यहाँ पर उनको एक ऐसा मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। फ्लोर वेज ना आप इसको ले सकते हैं मिनिमम वेज। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर वेजेस होते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए। जैसे अर्बन में कम पैसा चाहिए, रूरल में ज्यादा चाहिए, सॉरी अर्बन में ज्यादा चाहिए, रूरल में कम पैसा चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें फिक्स करना है फ्लोर वेजेस को तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एडवाइस लेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की और यहाँ पर कंसल्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मिनिमम वेजेस जो यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं वो फ्लोर वेज से यहाँ पर हायर होनी चाहिए। ठीक है, इन केस की एग्जिस्टिंग मिनिमम वेजेस जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स की हैं वो फ्लोर वेज से ज्यादा है तो ये मिनिमम वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मिनिमम वेजेस आर मोर देन फ्लोर वेजेस यू हैव टू गो विद मिनिमम वेजेस, यू कैन नॉट गो एंड रिड्यूस इट। फिर वेज कोड यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो रिव्यू और रिवाइज होती रहेंगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स के थ्रू अलग अलग इंटरवल्स में, और ये यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हर 5 साल में एटलीस्ट यहाँ पर आपको फ्लोर वेजेस को रिव्यू करना है और उन्हें चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस, अब कोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स को प्रोहिबिट कर रहा है फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस, कि आपको इतना तो पैसा देना ही होगा। अब मिनिमम वेजेस यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स बताएंगे जो कि टाइम या फिर नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग रहेगा कि कितने घंटे यहाँ पर हमारी लेबर काम कर रही है या कितने पीसेस वो प्रोड्यूस कर रही है। तो मिनिमम वेजेस हमारे रिवाइज किए जाते हैं, रिव्यू किए जाते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू
एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 years। जब आप मिनिमम वेजेस को फिक्स करोगे तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेंगी। पहला है आपके वर्कर्स की स्किल्स कैसी हैं, और दूसरा है कि आपका काम की डिफिकल्टी कितनी है। फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आवर्स फिक्स किए जाएंगे, जिसमें कि एक नॉर्मल वर्किंग डे में आपको कितने घंटे काम करना है। इन केस कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग डे से ज्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम वेजेस दिए जाएंगे, और यहाँ पर एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इनको पे किया जाएगा। मतलब अगर आप इनको 1 घंटे का 100 रुपीज देते हो और अब आप इनसे यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पर अब थक गया इंसान, उसके बाद काम कर रहा है, जब बॉडी अलाउ भी नहीं कर रही है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, तो आपको फिर पैसा भी फिर ज्यादा ही देना होगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर आप ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट दोगे इनको ओवर टाइम के। अब पेमेंट जो है वेजेस की वो या तो आप कॉइन्स में करो, या तो करेंसी नोट्स में, या चेक के थ्रू, या तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, क्रेडिट कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कर सकते हो जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया। पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये इसको फिक्स किया जाता है या तो डेली, या तो वीकली आप पे करो, या तो फोर्टनाइटली हर 14 डेज में, या तो मंथली। डिडक्शंस, तो यहाँ पर अंडर द कोड एक एम्प्लॉय की जो वेजेस हैं उनको हम डिडक्ट कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जिसमें फाइन्स, आपका ड्यूटी से एब्सेंट होना, अकोमोडेशन जो कि आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, या फिर रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉयज अमंग अदर्स। मान लो आपने यहाँ पर कोई गलतियां की हैं ऑफिस में, कुछ यहाँ पर हो सकता है डेटा लीक कर दिया, एक्सेट्रा कर दिया, आप पर फाइन लग सकता है। आपने यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर देता है महीने की 4 छुट्टियां, आपने 5 छुट्टी ली, तो एक दिन यहाँ पर आपकी अनपेड रहेगी तो उसका भी डिडक्शन किया जा सकता है। हो सकता है एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर देता है तो यहाँ पर आपके कुछ डिडक्शंस उसके लिए कर ले, रेंट वगैरह का टाइप्स में। फिर यहाँ पर मान लो यहाँ आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने आपको उधार में 1 लाख रुपीस दिए, और आपने उनको बोला था कि हर महीने मेरे अकाउंट से जब मेरी सैलरी दोगे आप उसमें से 1,000 रुपीस कट कर लेना, तो वो जो 1,000 रुपीस उन्होंने डिडक्ट किए, ये सभी हमारे क्या है, ये यहाँ पर डिडक्शंस हैं जो कि अलाउ किए गए हैं। अब ये डिडक्शंस 50% एम्प्लॉय की टोटल वेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये टोटल में, या फिर अगर इंडिविजुअल कोई डिडक्शन लगा, तो अगर सैलरी मान लो यहाँ पर 1,000 पे कर रहे हो वेज आप, तो ये 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोनस, जितने भी एम्प्लॉय जिनकी वेजेस यहाँ पर एक स्पेसिफिक मंथली अमाउंट से ज्यादा नहीं है, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर नोटिफाई किया था, उनको एक एनुअल बोनस भी दिया जाएगा। अब बोनस यहाँ पर कैसा होना चाहिए, उनकी वेजेस का 8.33% होना चाहिए, या तो फिर 100 रुपीज जो भी यहाँ पर हाई है। इन एडिशन एम्प्लॉयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स को अमंग द एम्प्लॉइज। साथ में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एनुअल वेजेस जो है एम्प्लॉय की उसके अकॉर्डिंग एक प्रपोर्शन में होगा, तो एम्प्लॉइज को मैक्सिमम 20% तक का एनुअल वेजेस के उनके बोनस मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपका 1,000 रुपीज का सैलरी है तो आपको 200 रुपीज तक मैक्सिमम बोनस मिल सकता है। ठीक, अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, तो यहाँ पर किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब वेजेस या फिर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने की बात आती है फॉर द सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होगा, वर्क फॉर विच स्किल्स, एफर्ट्स, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सभी चीजें चाहिए। अब बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाते हैं, जिसमें कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में आपके पास एम्प्लॉयज आपके इन इक्वल नंबर एज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब यहाँ पर जितने एम्प्लॉयर्स आएंगे उतने ही एम्प्लॉयज आएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास में इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, जो कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में आपके एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। 1/3 जो टोटल मेंबर्स हैं ऑन द बोर्ड ऑफ बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, ये दोनों ही यहाँ पर 1/3 मेंबर्स दोनों ही टाइम पर कितने कौन होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट। बोर्ड जो है वो एडवाइस करेगा रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को कि क्या क्या यहाँ पर उनको करना चाहिए ऑन वेरियस इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज हैं कि मिनिमम वेजेस आपको कैसे फिक्स करनी है, कितनी फिक्स करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे इंक्रीज की जा सकती है विमेन के लिए।
ऑफेंसेस। तो ये जो कोड है ये पेनल्टीज बताता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर है और वो कुछ ऑफेंस कमिट करते हैं, जैसे कि इन्होंने ड्यू वेज से कम पैसा दिया या कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी यहाँ पर नेचर ऑफ ऑफेंस के हिसाब से चेंज होगी, बदलेगी, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर जो लग रही है उसमें 3 महीने की जेल अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज लगेगा। ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये कोड अप्लाई होता है उन एस्टैब्लिशमेंट्स में जहां पर एटलीस्ट 10 लोग काम करते हैं, एंड यहाँ पर आपकी जितनी भी माइंस और डॉक्स हैं उस पर भी ये अप्लाई होगा। ये अप्लाई कहाँ नहीं हो रहा, अप्रेंटाइसिस पर। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, जिसमें कि आपके पास में क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज भी रहेंगी, जैसे फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहाँ पर हम सब्स्यूम और रिप्लेस करेंगे 13 वर्किंग लॉज को, जो कि हमारी सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आएगा, यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, इन सबको हम सब्स्यूम कर रहे हैं। डॉक्स किस में होते हैं, जो शिप वगैरह बनाती है कंपनीज। तो कोड यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस बनाता है फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे आपकी फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर आपके सेपरेट प्रोविजंस जैसे लाइसेंसेस पर, सेफ्टी रेगुलेशंस, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, इन सब के रिलेटेड होते हैं। तो ये जो अथॉरिटीज हैं अंडर द कोड, इसमें अगर हम बात करें जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स कोड कवर कर रहे हैं उनको हमें रजिस्टर करना है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के साथ में। फर्दर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो इंक्वायर करेंगे एक्सीडेंट्स यहाँ के बारे में, कोई भी इंस्पेक्शन करना है तो वो भी करेंगे। अब ये जो अथॉरिटीज हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स। एडिशनली जो गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पर इनको जरूरी होता है कि जो सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सेफ्टी कमिटीज को बिठाएं, जिसमें से आपके एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स आए। अब आप देखें जैसे डॉक वर्कर्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास में लोडिंग अनलोडिंग जो होती है ट्रक्स की या फ्लाइट्स की, वो भी लोग आते हैं, तो कितना हैवी काम होता है। माइंस में कितने ज्यादा यहाँ पर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं जिन्हें हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर सेफ्टी कमेटी बिठानी है, और इस कमेटी में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों साइड से लोग होने चाहिए, ताकि हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। फिर आती है एडवाइजरी बॉडीज। तो अगेन यहाँ पर आपके पास में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बॉडीज बोर्ड्स जो हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगे, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। अब एम्प्लॉयर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा वर्क प्लेस प्रोवाइड करना है जो कि किसी भी तरह के हजार्ड से फ्री है और यहाँ पर इंजरी या डिसीज कॉज कर सकता था। दूसरा, आपको फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज को, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। इन केस ना हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई हमारे पास में पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जिनका एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जब वो ऑफिस में थे या जो अपनी फैक्ट्री में थे जब वो काम कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से या तो उनकी डेथ हो जाती है या तो फिर एक सीरियस इंजरी उनकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एम्प्लॉयर को रेलेवेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। देन राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या आती है एम्प्लॉयज की। तो ड्यूटीज में सबसे पहले तो उनको अपनी हेल्थ और सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, कंप्लाई करना है स्पेसिफाइड सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स का। जैसे यहाँ पर अगर उनको बोला जा रहा है कि लाइफ सेविंग जैकेट पहनिए तो यू हैव टू वेयर इट, यू हैव टू वेयर द हेलमेट, यू हैव टू। अगर आपको बोला जाए कि नहीं मास्क लगाकर काम करो तो आपको करना होगा। साथ में अगर आपको लगता है कि अनसेफ सिचुएशंस हैं आपके वर्क प्लेस पर तो इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करो। हमारे एम्प्लॉयज यहाँ पर सभी को राइट दी गई है कि वो एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन जो है वो ले सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स के रिकॉर्डिंग बेसिकली रिगार्डिंग, ठीक है। देन यहाँ पर आती है वर्किंग आवर्स की बात। तो 2019 का जो बिल है इसने अलाउ किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को कि आप नोटिफाई करोगे मैक्सिमम डेली वर्क आवर्स वर्कर्स के लिए। 2020 का जो बिल है ये यहाँ पर फिक्स कर रहा है मैक्सिमम लिमिट 8 आवर्स पर डे की। तो फॉर ओवर टाइम वर्क फीमेल वर्कर्स जो होती हैं, सॉरी वर्कर्स जो होते हैं, उनको हमें ट्वाइस द रेट ऑफ डेली वेजेस पे करना है। फीमेल वर्कर्स जो हैं उनके कंसेंट के साथ में यहाँ पर हो सकता है कि वो 7 PM के बाद में या फिर 6 AM के बाद में काम कर सके, लेकिन यहाँ पर आपको अप्रूवल किससे लेना होगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से। इसके अलावा
यहाँ पर और क्या चीजें याद रखनी है आपको, लीव्स एंड वेजेस। तो जो कोड है वो ये भी मेंशन कर रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर 6 दिन से ज्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास में। तो क्या एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स जो है वो पेड एनुअल लीव्स को फॉर एटलीस्ट 1 in 20 days ऑफ द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अगर हैं तो इनको क्या करना है, इनको यहाँ पर एनुअल लीव दी जाएगी फॉर एटलीस्ट 1 day in 20 days, ठीक है। एक दिन की इनको यहाँ पर छुट्टी मिलेगी, 20 दिन अगर इन्होंने काम करा है 20 दिन में से, ताकि यहाँ पर इनको क्या हो रहा है, बेसिकली ये लोग अब मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं दूर दूर जगह जा रहे हैं, तो इनको 5-10 दिन वहीं पर लग गए काम पर जाने में। इसके अलावा अगर सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज हैं तो मेडिकल लीव इनको मिलनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग मेडिकल लीव वर्कर को यहाँ पर हाफ उनकी डेली वेजेस पे करना होगा। वर्किंग कंडीशंस एंड वेलफेयर फैसिलिटीज एंड जेंडर सेंसिटिविटी की बात करें तो एम्प्लॉयर को बोला गया है कि आपको एक हाइजीनिक वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कंफर्टेबल, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो इतना सब कुछ यहाँ पर बोला गया है। 2019 बिल में एक फैक्ट्री को एक प्रीमिसेस की तरह यहाँ पर डिफाइन किया गया है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका कैरी आउट किया जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में कितने एम्प्लॉयज जाएंगे, 10 वर्कर्स अगर प्रोसेस जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, पावर यूज कर रहे हो, 20 वर्कर्स अगर यहाँ पर आप विदाउट यूजिंग पावर काम कर रहे हो, जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बोला गया था, जिसको यहाँ पर सब्स्यूम कर लिया गया है आपके कोड में। तो जो 2020 का कोड है ये यहाँ पर थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, 20 वर्कर्स फॉर प्रीमिसेस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो हमारी पावर यूज कर हो रही है, 40 वर्कर्स फॉर प्रीमिसेस जहां पर ये आपकी बिना पावर की हो रही है। फिर आती है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर। तो 2019 का जो बिल है ये अप्लाई होता है एस्टैब्लिशमेंट्स या कॉन्ट्रैक्टर्स में जहां पर 20 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं ऑन एनी डे इन लास्ट 1 ईयर। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स हैं वो एक लोअर थ्रेशोल्ड देंगे इस पर्पज से। 2020 का जो बिल है इन्होंने इस प्रोविजन को हटा दिया। इनका कहना है कि कोड जो है वो उन सभी स्टैब्लिशमेंट्स पर लगेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 50 या उससे ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स यहाँ पर अपने खुद से आए हैं एक स्टेट से और एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं दूसरे स्टेट में, और यहाँ पर 18,000 रुपीज पर मंथ तक कमा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन जो है एक डिस्टिंक्शन बना रही है प्रेजेंट डेफिनेशन से ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो अर्लियर प्रोविजन था टेम्पररी अकोमोडेशन का फॉर वर्कर्स नियर द वर्क साइट्स एंड प्रपोज द जर्नी अलाउंसेस, एक लमसम अमाउंट दिया जा रहा था ऑफ फेयर टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर इन टू एंड फ्रो जर्नी ऑफ द वर्कर टू देयर नेटिव प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीजें जो है ये ड्रॉप कर दी गई हैं। पहले क्या था कि अगर आपके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आते हैं तो वर्क साइट से पास में ही आपको इनको जगह देनी है रहने के लिए, साथ में यहाँ पर आपको इनके घर से आने का स्टेट से और जहां ये वापस जाएंगे वो फेयर प्रोवाइड करना है, जर्नी अलाउंसेस देने हैं, तो वो सब चीजें हटा दी गई हैं। अब अगर हम OSHW को यहाँ पर फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, एक ऑफेंस यहाँ पर डेथ अगर हो जाती है एम्प्लॉय की तो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट आपको 10 साल का और फाइन यहाँ पर 5 लाख रुपीस तक का या दोनों। कोर्ट यहाँ पर बोल सकता है कि एटलीस्ट 50% जो ऐसा फाइन है वो कंपनसेशन में दिया जाए जो हमारे विक्टिम्स के आयर्स है इनको, ठीक है। तो मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए उनके घर वालों को दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉय अगर यहाँ पर प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो इनके ऊपर 10,000 रुपीज तक का फाइन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड कोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास में बचते हैं हमारे 2 कोड्स। अब नेक्स्ट कोड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2019। तो ये कोड भी हमारा पास हो चुका है। अभी यहाँ पर स्टेट्स वगैरह जब भी अपना इसको रिकॉग्नाइज कर एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा इनटू बीइंग आ जाएगा। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन किया जाएगा ट्रेड यूनियंस का,
पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिस पीरियड की कितना टाइम आपको स्ट्राइक्स के लिए, लॉकआउट्स के लिए कर सकते हो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए, रेजोल्यूशन अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है। तो यहाँ पर 3 मेजर लेबर लॉज जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, इन सभी को सब्स्यूम कर लिया गया है। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस को बोला गया है कि जिनके पास में मेंबरशिप है एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स की, या फिर 100 वर्कर्स हमारे कंपनी के। देखो, एक एम्प्लॉयमेंट एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के या तो 10% वर्कर या तो 100 वर्कर्स, अगर यहाँ पर आपके ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो इसको हम एक ट्रेड यूनियन मानेंगे जो कि रजिस्टर्ड है। अब अगर यहाँ पर मान लो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, और किसी चीज पर डिसीजन लेना है, तो हम देखेंगे कि कोई ऐसी ट्रेड यूनियन हो जिसमें कि फैक्ट्री के 75% वर्कर्स मेंबर हो, तो इसको बोलेंगे हम सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास में बहुत सारे यूनियंस हैं जहां पर कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बना लेते हैं यूनियंस का। ठीक है, तो एम्प्लॉइज जो है अगर उनको स्ट्राइक पर जाना है तो इन्हें नोटिस देना होगा स्ट्राइक के लिए कि भाई हमें स्ट्राइक पर जाना है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 हफ्ते पहले से ही क्या कर रहे हैं, विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइक हम यहाँ पर नोटिस दे देंगे, और विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक पर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले नहीं जा सकते। अब सिमिलर प्रोविजंस यहाँ पर आपके लॉकआउट के लिए है वर्कर्स का। लॉकआउट क्या होता है, जब एम्प्लॉयर जो है वो फैक्ट्री पर ताला लगा दे और बोल दे कि मैं इन लोगों के साथ अभी काम नहीं करना चाहता, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की कुछ यहाँ पर अपने में कॉन्फ्लिक्ट हो गई और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर ने ही ताला लगा दिया फैक्ट्री पर। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 100 वर्कर्स हैं, इन्हें प्रिपेयर करने होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑन मैटर्स लिस्टेड इन अ शेड्यूल एंड हैव देम सर्टिफाइड। तो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, कितने घंटे काम किया जाएगा, क्या सैलरीज वगैरह पे की जाएंगी, कब तक पे कर दी जाएंगी, किन कंडीशंस में काम करना है, अगर बोनस दिया जाएगा तो किस तरह दिया जाएगा। अब आपको पूरी यहाँ पर एक लिस्ट बनानी होती है, पूरा एक शेड्यूल है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर वो सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो आपको अपने प्रिपेयर करने हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उनको सर्टिफाई कराना है। तो कौन से इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कराएंगे, जिनके पास 100 वर्कर्स या ज्यादा हैं। अब फैक्ट्रीज, माइंस या प्लांटेशन जहाँ पर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं और यहाँ पर उनको एम्प्लॉय किया गया है, ठीक है, तो इनको प्रायर परमिशन लेनी होगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, बिना अगर इनको ले ऑफ करना है या रिट्रेंच करना है। देखो, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर किसी को निकालना है बिकॉज मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर मशीनरीज नहीं है, या फिर मैं उतना पैसा नहीं दे पाऊंगी, XYZ रीजंस। ले ऑफ होता है कि यहाँ पर हमें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये सही नहीं है, हमें इनको रखना ही नहीं है, हम इनको कोई प्रॉपर अच्छा रीजन नहीं देकर निकाल रहे, ठीक है। तो कोड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का, उसको प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब हर एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इसमें एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर केवल RBI से रिलेटेड है। अगर आपको EPFO में कोड समझने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको EPFO की जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की प्लेलिस्ट है उसे देखनी होगी, ठीक है। इसको प्लीज मत फॉलो करना, यहाँ पर बहुत कम डिटेल्स हैं, इतना नहीं पूछा जाएगा, इतनी कम डिटेल्स आपके EPFO में नहीं आएंगी, और EPFO में जितना डिटेल्ड है उतना RBI में नहीं पूछा जाएगा। अब IR कोड 2020 आया, इन्होंने जो थ्रेशोल्ड था, ठीक है, 100 वर्कर्स वाला, उसको रेस कर दिया 300 वर्कर्स के लिए। तो जिन एस्टैब्लिशमेंट में 300 वर्कर्स है उससे ज्यादा हैं, अब उनको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोड्यूस करने हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो था, इसमें 100 वर्कर्स वाला प्रोविजन था। अब यही प्रोविजन हमने 300 वर्कर्स के लिए कर दिया है कि किस तरीके से कंडीशंस जो है एम्प्लॉयमेंट की, रूल ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन या फिर वे ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विसेज रूल्स, ये हमें यहाँ पर तैयार करने हैं, और ये हमारे वर्कमैन जिनको हमने एम्प्लॉय किया है उन्हें बताने होंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ न्यू प्रोविजंस आए हैं फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि एप्लीकेबल है फॉर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 300 या उससे ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नई कंडीशंस जो हैं वो किससे रिलेटेड है, कि किस तरीके से आप एक लीगल स्ट्राइक को लेकर आओगे। तो जो टाइम पीरियड है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का, उसको भी हमने इंक्लूड किया है इन द कंडीशन फॉर वर्कर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर किसी को भी लीगल स्ट्राइक पर जाना है
तो उनको बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टाइम फॉर रिकंसिलिएशन दिया जाएगा। कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है अगर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो स्ट्राइक पर बिना किसी 60 दिन के नोटिस के नहीं जा सकते। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी, मान लो कोई ऐसा केस था जिसमें हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और वो नेशनल ट्रिब्यूनल तक जा चुका है और फिर भी आप स्ट्राइक करने जा रहे हो, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड 60 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, अब नेशनल ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर अपना कुछ ऑर्डर दिया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। एट प्रेजेंट अगर कोई पर्सन है जिनको हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एम्प्लॉय करा है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, तो आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हो अनलेस कि यहाँ पर आपने एक अपने लिए नोटिस दिया है विद इन 6 वीक्स बिफोर गोइंग ऑन सच स्ट्राइक और विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, ठीक है। एक तो आपको स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले ये नोटिस देना है, प्लस साथ में यहाँ पर जो आपने अपना नोटिस दिया है उसके 14 दिन के अंदर अंदर भी आप किसी भी तरह के स्ट्राइक पर नहीं जाओगे। तो जो IR कोड है अब वो यहाँ पर सभी स्टैब्लिशमेंट्स जो हैं उन पर एप्लीकेबल होने की बात कर रहा है। ये इन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि अब हम एक रीस्किलिंग फंड निकालेंगे हमारे जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, जो कि हमारे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर 15 दिन की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वर्कर की उतना उतना फंड इनको देना होगा, जिससे क्या होगा, इनको रीस्किल किया जाएगा और माइट भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उनको सेटल किया जा सके। अब डिस्प्यूट्स यहाँ पर क्या है, रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग द डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या फिर अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वर्कर जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं एडजुडिकेशन के लिए। तो इनको 45 डेज जो हैं, ठीक है, उसमें अप्लाई करना होगा आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर कंसिलेशन ऑफ डिस्प्यूट टू वाज मेड। तो यहाँ पर ना हमारे पास में पहले कंसिलेटर्स होते हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन भेजनी होती है। उस एप्लीकेशन को भेजने के बाद में 45 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 45 डेज के बाद में आप यहाँ पर ट्रिब्यूनल पर बेसिकली एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा ये दिक्कत आ रहा है। अब आती है बात सोल नेगोशिएटिंग यूनियन की। तो अगर यहाँ पर एक रजिस्टर्ड यूनियन से ज्यादा हमारे पास में ट्रेड यूनियंस हैं वर्कर्स की, तो फिर जो ट्रेड यूनियन यहाँ पर 75% ऑफ वर्कर्स अपने मेंबर्स बनाकर रखती है उसको हम सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बोलेंगे। अब यहाँ पर 2020 बिल में इन्होंने इसको 51% वर्कर्स कर दिया। नेगोशिएशन काउंसिल, यहाँ पर बोला गया कि अगर मान लो आपके पास में कोई भी यहाँ पर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं है, तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाओगे जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स उन यूनियन से आएंगे जहां पर 10% वर्कर्स जो हैं वो एज मेंबर्स हैं। तो ट्रेड यूनियंस जिनके पास में फैक्ट्री के 10% वर्कर्स उसके मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बना लेंगे और फिर यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को इन्होंने बढ़ाकर 20% कर दिया। देन आती है अब हमारा नेक्स्ट कोड जो कि है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019। इसमें हम अमालगमेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और रैशनलाइज कर रहे हैं रेलेवेंट प्रोविजंस एग्जिस्टिंग 8 सेंट्रल लेबर एक्ट्स का। तो एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सिने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इन सभी को हम एक साथ सबस्यूम कर कर कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हमारे पास में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस किस को कवर कर रहे हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स को कवर कर रहे हैं गिग वर्कर्स के लिए, जिसमें कि आपके ओला, उबर ड्राइवर्स, जोमैटो, ये सब के लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर प्रपोज किया इन्होंने कि कॉर्पोरेटाइजेशन करो अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि यहाँ पर EPFO है, ESIC है, जो कि लो हेड कर रहे हैं अदर देन द लेबर मिनिस्टर। तो पेंशन, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सेविंग बॉडीज जैसे EPFO, ESIC जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बनेंगी। और ये जो वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट है, ये अब यहाँ पर इनका जो स्टेटस है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी कहलाती है,
उसको चेंज कर देंगे एंड नाउ ये सिर्फ क्या कहलाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स, जहां पर अपॉइंटमेंट हो जाएगी सीईओस की इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो लेबर मिनिस्टर, लेबर सेक्रेटरी, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पीएसआईसी, ये सब लोग अब इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड नहीं करेंगे। आती है बात मैटरनिटी बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर जितनी भी विमेन हैं उनको हम एंटाइटल कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो लायबल होंगे फॉर पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज। और यहाँ पर जो पीरियड है फॉर हर एक्चुअल एब्सेंस, तो यहाँ पर जो पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी एंड एनी पीरियड इमीडिएटली बिलो फॉलोइंग द डे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको 180 दिन के लिए क्या मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स में छुट्टी मिलती है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट होगी मैटरनिटी बेनिफिट की वो कब से मिलनी शुरू होगी, जो आपका एवरेज डेली वेज है वो आपको मिलेगा जितना टाइम आप एब्सेंट रहते हो, कब से कब तक के लिए, जिस दिन डिलीवरी हुई उससे एक दिन पहले से लेकर यहाँ पर जो भी हमारे 180 डेज का छुट्टी होता है तो उतने टाइम तक, ठीक है, एंड एनी पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है 2019 और 20 का। तो 2019 में सोशल सिक्योरिटी जो थी वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में उनके थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से और साइज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स एंड इनकम सीलिंग के हिसाब से थी। अब 2020 का जो बिल है ये यहाँ पर आपका कोड जो है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर नेशनल सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है वो लेकर आए सबसे पहले ये। तो यहाँ पर 2019 का जो बिल था उन्होंने बोला कि एक नेशनल और वेरियस स्टेट लेवल बोर्ड्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसमें कि स्कीम्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। 2000 बिल का बोलते हैं कि भाई यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर के साथ साथ एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा जो कि बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स काम करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनके लिए भी काम करने वाला एक बोर्ड बनाया जाएगा, ना ही केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं, मॉनिटर करेंगे स्कीम्स को गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में बोर्ड जो है इसमें अलग अलग मेंबर्स आएंगे। तो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे एग्रीगेटर्स के, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। 5 रिप्रेजेंटेटिव गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के आएंगे जिनको अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आएगी, डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी के, और 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट से। अब एग्रीगेटर्स का क्या रोल है, तो यहाँ पर स्कीम फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स में इन्होंने बोला कि इसको हम जो फंड कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्रीगेटर्स के थ्रू। तो एक लिस्ट ऑफ एग्रीगेटर्स प्रोवाइड की गई है शेड्यूल 7 में। तो यहाँ पर 9 कैटेगरीज मेंशन की गई है, जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज हो गए, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, है ना, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज हो गए, जोमेटो, स्विगी टाइप्स के, कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज हो गए, एंड ई मार्केट प्लेसेस हो गए। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सच एन एग्रीगेटर, यहाँ पर एक रेट नोटिफाई किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट falling between 1 to 2% of the annual turnover of the aggregators। तो ये जो लोग हैं इनका जो टर्नओवर है इसका 1 से 2% फंड इनको क्या करना होगा, जो भी हमारी गवर्नमेंट बताएंगी वो इनको फंड करना होगा ताकि इस बोर्ड को हम बना सके, ठीक है, और इस तरह की स्कीम्स ला सके। तो सच कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 5% ऑफ द अमाउंट पेड या पेबल बाय एन एग्रीगेटर टू गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जैसे इनको 1000 रुपीज का सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो अमाउंट है वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या डेफिनेशंस में चेंजेस आए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डेफिनेशन में चेंजेस किए। जैसे एम्प्लॉयज का जो डेफिनेशन था उसमें हमने वर्कर्स के साथ साथ उन वर्कर्स को भी लिया है जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉय किए गए हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। एक्सपेंड करा है डेफिनेशन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का, जिसमें हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अनदर स्टेट से भी लिए हैं। एक्सपेंड करें डेफिनेशन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का टू एडिशनल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज या एक्टिविटीज जो कि हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं। एक्सपेंड करिए डेफिनेशन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस की टू इंक्लूड फिल्म्स, वेब बेस्ड सीरियल्स, टॉक शोज, रियलिटी शोज, स्पोर्ट्स शोज। एंड एग्जाम करा है कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्रॉम द एम्बिट ऑफ बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो 50 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाती है तो, एंड अगर ये यहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे मोर देन अ सर्टेन नोटिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं
उनको हम यहाँ पर एग्जाम करें फ्रॉम द एम्बिट ऑफ बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा होती है। देन आती है टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है? जब कोई एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय है ना, अब उसने यहाँ पर काम किया एंड उनके सुपर एनुएशन की एज आ गई, रिटायरमेंट की एज आ गई, तो कुछ पैसा जो है वो कंपनी इनको पे करेगी। अब यहाँ पर इसी को हम ग्रेचुटी बोलते हैं। तो ग्रेचुटी जो थी वो पेबल थी अगर टर्मिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल के लिए है। 2020 का जो बिल है, इसने इस 5 साल को 3 साल में कर दिया है फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। तो प्रोविजन यहाँ पर अपील्स, असेसमेंट एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के लिए है। तो अपील्स की बात करें तो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो है उनको एम्पायर किया गया कि आप कंडक्ट करो इंक्वायरीज और डिसाइड करो क्या क्या यहाँ पर आपके डिस्प्यूट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स में क्या डिस्प्यूट से प्रॉब्लम्स आ रही है ना, और यहाँ पर अमाउंट कितनी ड्यू है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स अंडर दीज हेड्स। तो कोई भी एग्रीव्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर एक रिव्यू ऑर्डर का फाइल कर सकती है। 2020 का जो बिल है इसने प्रोविजंस यहाँ पर रिमूव करे हैं फॉर सच रिव्यू। देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट्स। तो 2019 का जो बिल है इसके बाद में यहाँ पर जो पासिंग ऑर्डर्स थे, ठीक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, 5 साल के अंदर अंदर इन ऑर्डर्स के इस केस को या किसी भी केस को ओपन कर सकते हैं, रीओपन, और फर्दर यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं कि आप डिटरमिन करो कितना अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयर से। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन है जैसे कि कुछ अमाउंट जो है वो इन्होंने एस्केप कर दी थी क्योंकि फेलियर हो गया एम्प्लॉयर का कि वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए रेलेवेंट फैक्ट्स को, सर्टेन अमाउंट जो है उन्होंने एस्केप कर दी थी क्योंकि यहाँ पर इनका क्या था, इंफॉर्मेशन जो थी वो कॉन्सिक्वेंटली रिसीव की गई। तो 2020 बिल जो है वो इस प्रोविजन को हटा रहा है कि आप अब इस केस को रीओपन नहीं करोगे बाद में, एक बार जो हो गया सो हो गया। अच्छा, अब आती है बात ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या देखे, 2020 का जो बिल है यहाँ पर पेनल्टीज सर्टेन ऑफेंसेस के लिए चेंज की गई है। फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट था फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वो रिड्यूस कर दिया गया 1 साल से 6 महीने। मतलब अगर मान लो एम्प्लॉयर यहाँ पर इंस्पेक्टर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहे, तो पहले तो इनको 1 साल की सजा थी, अब इसको 6 महीने की कर दी गई है। इसके बाद में सिमिलरली जो पेनल्टी है अनलॉफुली डिडक्टिंग द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज वेज, ठीक है, जो डिडक्शन ये लोग कर रहे थे वो पहले अब यहाँ पर अगर आपने करे हैं तो पहले यहाँ पर 1 साल की सजा या फिर 50,000 का फाइन था, अब केवल 50,000 का फाइन रखा है। अदर चेंजेस, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो बिल ने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इन नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स उसको 5 मेंबर से 10 मेंबर्स कर दिया है। टोटल यहाँ पर अब 37 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, 2019 में थे, अब ये 42 हो गए, 5 मेंबर्स बढ़ गए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिमिलर जो नंबर है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का स्टेट बोर्ड्स में उसको भी बढ़ा दिया गया है, पहले 7 थे अब 10 कर दिए गए हैं, तो ये अब 34 हो गया। एडिशनल पावर्स दी गई है ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ न्यू क्लॉजेस ऐड किए हैं अगर कोई एपिडेमिक आ जाता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेफर या रिड्यूस कर सकता है एम्प्लॉयर का या फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अंडर पीएफ एंड ईएसआई अगर यहाँ पर एपिडेमिक आ गया, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तक कर सकते हैं, 3 महीने तक इन केस ऑफ अ पैंडेमिक, एंडेमिक या फिर नेचुरल डिजास्टर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड्स। तो ये क्या है, ये एक मल्टी डायमेंशनल सोशल सिस्टम है जहां पर सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हम वर्कर पॉपुलेशन को देते हैं और इमीडिएट डिपेंडेंट्स या फिर फैमिलीज को देते हैं। तो ईएसआई जो है ये यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मेजर है सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, और ये किसके अंडर आता है, ईएसआई एक्ट 1948 के अंडर। तो ये अप्लाई किस किस चीज पर होगा, फैक्ट्रीज के ऊपर, अदर एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, न्यूज़पेपर, शॉप्स, एजुकेशनल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। हाउएवर कुछ स्टेट्स में ये जो लिमिट है ये 20 तक कर दी गई है। एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर इन फैक्ट्रीज या फिर स्टैब्लिशमेंट के अगर ये 15,000 रुपीज पर मंथ तक की वेजेस उठा रहे हैं तो इनको सोशल सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा ईएसआई एक्ट के अंडर।
लेकिन ईएसआईसी जो है यहाँ पर इसने डिसाइड किया है कि जो वेज सीलिंग है वो अब यहाँ पर 15,000 से 21,000 कर दी गई है। तो ईएसआईसी ने यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो वर्कर्स अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स में है तो उनके लिए भी एक्सपेंड किया है, अगर उनका लोकेशन जो है वो आपका कुछ भी ऐसे एरियाज में आता है। तो ईएसआई स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, नोटिफाई किया गया इसको 526 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों की साइड से आएगा। 2020 में गवर्नमेंट ने जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है ईएसआई एक्ट के थ्रू यहाँ पर 6.5% था पहले, अब इसको 4% कर दिया है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन्होंने कम कर दिया, 4.75 से 3.25% कर दिया, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.75 से 0.75। जिन एम्प्लॉइज को यहाँ पर 137 रुपीज पर डे से कम सैलरी मिल रही है, डेली वेजेस मिल रहे हैं, उनको एग्जाम्प्टी कर दिया कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर एक अकेली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है सिंस 1999, जो कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स हमारे 187 मेंबर स्टेट्स के साथ में लेकर आती है ताकि लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करे, पॉलिसीज डेवलप करे, प्रोग्राम्स यहाँ पर लेकर आए जिसमें कि डिसेंट वर्क हो हमारे सभी मैन एंड वीमेन के लिए। स्टैब्लिश हुआ था ये 1999 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यहाँ पर एक एफिलिएटेड एजेंसी है ये लीग ऑफ नेशंस की, यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस होता था। तो ये फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूएन की 1946 में, हेडक्वार्टर्ड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फाउंडिंग मिशन था सोशल जस्टिस एसेंशियल है यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस के लिए। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को ये प्रमोट करते हैं। नोबेल प्राइज मिला था 1969 में क्योंकि इन्होंने पीस यहाँ पर अमंग डिफरेंट क्लासेस इसको प्रमोट किया, इंप्रूव किया, डिसेंट वर्क एंड जस्टिस प्रोवाइड किया यहाँ पर वर्कर्स के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया डेवलपिंग नेशंस को। इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंश्योरिंग लेबर राइट्स। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस, क्रिएशन किया यहाँ पर सॉलिडार्नॉक्स का ट्रेड यूनियन इन पोलैंड, ठीक है। विक्ट्री यहाँ पर इनकी दिखाई गई थी अपार्थाइड जो हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो काम है ये 3 मेन बॉडीज के थ्रू होता है, जिसमें आपके गवर्नमेंट्स आती हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये क्या करता है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाता है, ब्रॉड पॉलिसीज बनाता है आईएलओ की, और ये यहाँ पर जेनेवा में एनुअली मीट करता है। बेसिकली हर एक साल में ये लोग मिलते हैं, फिर यहाँ पर जो भी पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स बनाने हैं वो करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर। एक फोरम फॉर डिस्कशन की तरह ये एक्ट करता है की सोशल एंड लेबर क्वेश्चंस के लिए। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कि 3 बार मिलती है जेनेवा में, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं आईएलओ के, प्रोग्राम्स और बजट डिसाइड करते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस फॉर अडॉप्शन में सबमिट किया जाता है। वर्क जो है गवर्निंग बॉडी का और ऑफिस का वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं बाय ट्राइपार्टाइट कमिटीज, जिसमें कि हम मेजर इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे। इसको सपोर्ट करते हैं कमिटीज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सच मैटर्स जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्कर्स, एजुकेशन एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन एंड यंग वर्कर्स। फिर आता है तीसरा आपका इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट है आईएलओ का, फोकल पॉइंट है आईएलओ के ओवरऑल एक्टिविटीज का, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं स्क्रूटनी ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल। रीजनल मीटिंग्स, तो यहाँ पर इनको पीरियोडिकली हम लेते हैं ताकि एग्जामिन करें कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट का मैटर है टू द रीजन्स कंसर्न्ड। फंक्शंस क्या हैं आईएलओ के, तो कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं जो कि सॉल्व करेंगे सोशल एंड लेबर इश्यूज। अडॉप्शन होता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस एंड कंट्रोल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। असिस्टेंस दिया जाता है मेंबर स्टेट्स को कि किस तरीके से वो सोशल एंड लेबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर राइट टू वर्क, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, बेसिकली आप यहाँ पर अपनी ट्रेड यूनियंस वगैरह बना सकते हैं, कलेक्टिव नेगोशिएशन, फोर्स लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें करते हैं। रिसर्च और पब्लिकेशंस आती हैं इनकी सोशल एंड लेबर इश्यूज पर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट और रियलाइज करेंगे स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क को। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं विमेन एंड मैन के लिए ताकि डिसेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करें। कवरेज एंड इफेक्टिवनेस यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल के लिए लेकर आते हैं, एनहांस करते हैं।
स्ट्रेंथन करते हैं ट्राईपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग। ट्राईपार्टिज्म में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो बेसिकली इनका काम क्या है, ऐसे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और सब चीजें लेकर आओ ताकि लेबर की जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट कर सको, उनका यहाँ पर किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन को बचा सकते हो, विमेन और मैन यहाँ पर सिक्योर करें डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए सभी लोगों को। अब ये इंपॉर्टेंट है, आईएलओ डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। तो अडॉप्ट किया गया था इसको 1998 में। डिक्लेरेशन में कमिट कर रहे मेंबर स्टेट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स। तो इनको 4 कैटेगरीज में हम लेकर जाएंगे, जहां पर कुछ हमारे पास रेलेवेंट कन्वेंशंस हैं, उन्हें हमें रेटिफाई करना है। पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स या और कंपल्सरी लेबर। फिर है अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लोगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय की तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन सभी मिलकर आएंगे तो सुनी जाएगी बात। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप फोर्स या कंपल्सरी लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते हो। चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने की बात की गई, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन के टाइम पर, उसे एलिमिनेट करने की बात की गई है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ कोर कन्वेंशंस हैं आईएलओ की। तो 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं जो कि इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं यूएनएचआर फ्रेमवर्क का, और इनका रेटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट साइन माना गया है मेंबर स्टेट्स की कमिटमेंट के लिए। रेटिफिकेशन होता है कि सभी ने इसको साइन किया कि हाँ हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ओवरऑल 135 मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने सभी 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है। अनफॉर्चुनेटली 48 मेंबर स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कि इन मेंबर स्टेट्स को लगाकर जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी गई है, और इन्होंने अभी भी कंप्लीट रेटिफिकेशन 8 कन्वेंशन का नहीं किया। क्या क्या 8 कन्वेंशन है, फोर्स लेबर, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन, मिनिमम एज, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, freedom of association and protection of right to organize convention and right to organize and collective bargaining convention। तो ये जो 8 कन्वेंशन है ये ज्यादा रेलेवेंट है आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑन द वेलफेयर एंड लाइवलीहुड ऑफ वर्कर्स इन ऑल रीजन्स। तो इंडीड ये पार्ट है और पार्सल है हमारे ओवर आर्किंग आर्किटेक्चर की, कि ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सलिटी को हमें प्रमोट करना है, प्रोटेक्शन सभी को प्रोवाइड करना है, क्लोजली यहाँ पर देखना है कि सोशल जस्टिस का हमारी ग्लोबलाइज सेटिंग में किस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये यूएन सिस्टम के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज और लोकल कम्युनिटीज जो हैं एज अ होल काम कर रही हैं। अब इंडिया और आईएलओ का रिलेशनशिप देखें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था आईएलओ का और एक परमानेंट मेंबर रहा है आईएलओ गवर्निंग बॉडी का सिंस 1922। फर्स्ट ऑफिस जो है आईएलओ का वो स्टार्ट किया गया था इंडिया में, जो फर्स्ट ऑफिस था वो 1928 में आईएलओ का स्टार्ट किया गया। डिकेड्स ऑफ प्रोडक्टिव पार्टनरशिप देखी गई है आईएलओ और इंडिया के बीच में, जहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये देखी गई है अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स की। यहाँ पर हमने सस्टेन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को बिल्ड करने की कोशिश की है, और कैपेसिटीज जो है हमारे पार्टनर्स की उनको भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इंडिया ने 8 में से 6 कन्वेंशंस को यहाँ पर रेटिफाई कर रखा है। कौन कौन से हैं, फोर्स लेबर, अबॉलिशन फोर्स लेबर, इक्वल रेन्यूमरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम एज, वर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कौन से नहीं किए हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। दूसरा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब क्यों नहीं किए ये नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं कर रखे होंगे वो हम आगे देख रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये फॉलो तो होता ही है। तो नॉन रेटिफिकेशन क्योंकि यहाँ पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर इम्पोज किए गए हैं। रेटिफिकेशन में जो कन्वेंशन है इसमें ग्रांट किए गए हैं कुछ राइट्स जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जैसे कि राइट टू स्ट्राइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं करेंगे, ओपनली वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, फ्रीली एक्सेप्ट करेंगे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या फिर ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो हमें पता है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, गद्दारी कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रीली ज्वाइन करना या फिर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना, इस पर हमने साइन नहीं करा, और 2 हमने इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं करने थे, ठीक है। अगर आप खुद के ही काम को क्रिटिसाइज करोगे तो आप क्रिटिसिज्म में इतने लग जाओगे कि फिर आप काम नहीं करोगे। यू कैन टेल कि गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या करना है क्या नहीं करना, बट
ठीक है, अभी जैसा भी है इसके दोनों ही हमारी एस्पेक्ट्स आ जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रोल क्या है आईएलओ की सुपरवाइजरी का? तो आईएलओ मॉनिटर कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन आईएलओ कन्वेंशंस का, जिसको रेटिफाई करते हैं मेंबर स्टेट्स। तो ये कैसे होगा? कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का ट्राइपार्टाइट कमेटी होता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। मेंबर स्टेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजते हैं कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशंस जो इन्होंने यहाँ पर रेटिफाई की हैं। ठीक है, तो हर तरीके से यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे जो देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप इनको अप्लाई करो और क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। फिर ट्राइपार्टाइट कमेटी जो है वो भी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस उनकी बैठ रही है, वो भी रिकमेंडेशंस चेक करिए, प्लस मेंबर स्टेट्स को भी रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने इसको साइन तो कर दिया लेकिन फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या एक्शन ले रहे हो वो भी आपको रिपोर्ट्स देनी है। इसी के साथ में हमारा जो लेबर लॉस का चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। देखो ये 2020 में हमारे आए थे, तो ऑफ कोर्स उसके बाद वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट एज सच अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अब मान लो ये नवंबर में इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात आ जाए कि सभी स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया, अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको ना तुरंत एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। बट जब तक नहीं आते हैं तब तक एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो जैसे ही इनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फिर डेफिनेटली इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे ही एग्जाम जो है ईएसआई का वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा आता है, स्टैटिक बेस्ड उतना नहीं आता है। तो एफएम में आपका स्टैटिक ज्यादा आता है, तो स्टैटिक पर ज्यादा फोकस करना। ईएसआई में आपका करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं, तो पहले करंट अफेयर्स करना और थोड़ा थोड़ा आप स्टैटिक पढ़ते रहना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। थियोरेटिकल चैप्टर्स ज्यादा हैं तो बहुत ज्यादा आपको समझाने जैसा कुछ है नहीं, रटने जैसा पार्ट जरूर है, लेकिन अगेन ईपीएफओ के लिए इस नोट्स को मत फॉलो करना। ईपीएफओ के लिए मैं आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। ओके, रिवीजन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।